हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ के वीडियोस को, लेक्चर्स को। और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9, मॉड्यूल 2, पेज नंबर 47, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ABC Limited is a company with a turnover of more than 1000 crores। ABC Limited एक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ है। in each of the preceding 3 financial year, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, and have incurred a loss in one of the preceding 3 फाइनेंशियल ईयर। और एक पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको लॉस हुआ है। टर्नओवर तो हुआ है पिछले 3 सालों में 1000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस भी हुआ है। विल इट बी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमेटी? क्या इस केस में उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी बनाने की जरूरत है? Now answer. As per section 135 of the act, if any one of the 3 criteria gets satisfied, then the company is mandatory required। अगर 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देते हैं, जैसे कि नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, इन तीनों में से कोई भी, एनी वन ऑफ द 3 क्राइटेरिया, तो उनको CSR कमेटी बनाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू CSR प्रोविजन। Hence, ABC Limited will be required to constitute CSR committee and comply with other CSR provisions based on its turnover। तो इस केस में ABC Limited को CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने एक कंडीशन को फुलफिल किया है, और क्योंकि वो है टर्नओवर वाला। The mere fact that the company has incurred loss, कंपनी ने जो लॉस इनकर किया इन वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर विल नॉट बी कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR टू द कंपनीज। उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा इसके लिए कि CSR अप्लाई होगा या नहीं हो। तीनों में से कोई एक भी आपको नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट का फॉलो करना होता है, तो इसमें टर्नओवर वाला फुलफिल हो गया है। चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 50, इलस्ट्रेशन 8। कंप्यूट द मिनिमम अमाउंट दैट मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयर 22-23। 22-23 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड को कितना मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना है, वो कंप्यूट करके बताइए। MFL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2020। जो MFL कंपनी है वो अगस्त 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है। नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है वो है 2021-22 में 20 करोड़ और 38 करोड़ का, जो नेट प्रॉफिट उन्होंने बनाया है। नाउ ऑप्शंस, 76 लाख का करना है, 1.16 करोड़ का करना है, 58 लाख का करना है। सिंस द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि भाई कंपनी ने 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किया है जिस दिन से कंपनी बनी है, इसलिए इनको CSR की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है C, 58 लाख। अब 58 लाख का देख लो कैसे कैलकुलेट किया है। मिनिमम अमाउंट दैट मॉडर्न इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड, तो इन्होंने तो 38 और 20 को ऐड किया है, जिसके बेस पे इन्होंने 58 निकाला है। तो अब देखो ऊपर एक इसका प्रोविजन लिखा हुआ है, वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी ने 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं तो एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, 2%, तो 38 + 20 58 होता है। 58 का एवरेज अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 58 का कर लेना कितना, कैलकुलेटर देखो एक बार कैलकुलेट करके। 58 को अगर हम 2 से करते हैं तो क्या होता है, एंड मेड ड्यूरिंग पीसीडी इन परसेंट्स ऑफ इट्स क्वार्टर, तो 38 + 20 58 होता है। उसका एवरेज करो और उस एवरेज का 2% ऐसे कंप्यूटेशन होगी। तो एक बार इसको कर लेना, कोशिश कर लेना, मतलब एक बार प्रैक्टिस करके देखना। चलते हैं आगे, और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, इलस्ट्रेशन 9, पेज नंबर 56। कैन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बी एंगेज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट? क्या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज कर सकते हैं CSR प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए? आंसर इज यस।
An international organization may be engaged for implementation of CSR project. आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी एंगेज कर सकते हैं CSR प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट एंगेजमेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द CSR प्रोजेक्ट। लेकिन एंगेजमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए डिजाइनिंग तक, मॉनिटरिंग तक और इवेल्युएशन तक CSR प्रोजेक्ट के, और प्रोग्राम्स एज पर इट्स CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एज वेल एज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन पर्सनल ऑफ CSR। मतलब CSR रूल के हिसाब से जो ये इंगेजमेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो लिमिटेड होना चाहिए डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन तक के लिए बस। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल कौन से पेज पर है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 67, इलस्ट्रेशन 10, RELM Industries Limited. RELM Industries Limited एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में। हैज इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उनके जो शेयर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। One of the subsidiaries of RELM Industries Limited is a foreign company incorporated outside India. अब उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है। नाउ इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी की अब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, उसके अंदर RELM Industries Limited has placed its audited financial statement including consolidated financial statement on its website. अब कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है अपने वेबसाइट पे दे दिया, और सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज लोकेटेड इन इंडिया एक्सेप्ट, और जितने भी इंडिया में सब्सिडरीज हैं उन सब के बारे में दे दिया एक्सेप्ट वन सब्सिडरी, एक सब्सिडरी के बारे में नहीं दिया जो कि फॉरेन कंपनी है और फॉरेन में लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड, ऑन द ग्राउंड दैट सच फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अंडर द कंपनी लॉ। और वो इसलिए नहीं बताया उसके बारे में कि वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन कंपनी है उसको कंपनी लॉ में ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड इंडिया है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर RELM Industries Limited has complied with the provision of Section 136। अब बताइए RELM Industries Limited ने Section 136 की प्रोविजंस को कंप्लाई किया है? आंसर इज नो, नहीं किया है। RELM Industries Limited has not complied with the provision of Section 136। उन्होंने Section 136 के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया because RELM Industries Limited is also required to place unaudited financial statements of its foreign subsidiary on its website even if such foreign subsidiary is not required to get its financial audit statement audited as per the provision of Section 136। ठीक है, मान लिया भाई फॉरेन सब्सिडरी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, लेकिन आप उसका अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देते हैं वेबसाइट पे। नाउ द holding Indian listed company RELM Industries Limited in this case may place such unaudited financial statement on its website। भैया इस केस में आपको unaudited financial statement अपनी वेबसाइट पे दे देते, and where such financial statement is in a language other than English, अगर कोई इंग्लिश के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में है, बाहर की कंट्री मदर लैंग्वेज हो सके, जैसे चाइना केस में चाइनीज में भी होती है, a translated copy of the financial statement in English shall also be placed on the website। तो जो ट्रांसलेटेड कॉपी होगी इंग्लिश में उसको भी अपने वेबसाइट पे प्लेस करने की जरूरत है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और अब हम आ गए पेज नंबर 71। एग्जांपल, Amazon Company Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013। Amazon Company Limited है वो इनकॉर्पोरेट हुई है Companies Act 2013 में। हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़, उसके जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ है, एंड 90 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। 2020 और 2021 के एंड में जो उनका प्रॉफिट टर्नओवर है 150 करोड़ का है और 90 करोड़ का है। ठीक है। नाउ Amazon Company Limited shall continue to file the financial statements and other documents under Section 137। अब Amazon Company Limited अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो 137 सेक्शन के अकॉर्डिंग ई फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली AOC4 XBRL वो एक फॉर्म का नाम है जो कि फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इवन इफ द कंपनी डज नॉट फॉल इन द क्लास ऑफ कंपनीज प्रोवाइड अंडर रूल, कंपनी उसमें फॉल नहीं कर रही है जिसके लिए ये फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, तब भी वो कंपनी फाइल कर रही है ना फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा है कि इस केस में बस इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अमेजन कंपनी
फाइल कर सकती है 21 के लिए भी ये वाला फॉर्म इवन एप्लीकेबल नहीं है। 2021 में 2020 में फाइल कर रहे थे जो टर्नओवर की वजह से, लेकिन इस बार वो नहीं एप्लीकेबल, फिर भी वो ऐसे फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इस एग्जांपल के थ्रू यही समझा रहे थे कि इस फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में फाइल कर सकते हैं, उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ पेज नंबर 73 इलस्ट्रेशन 11। वंदना लिमिटेड बेस्ड इन इंडिया हैज़ मैनी सब्सिडरीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। वंदना लिमिटेड इंडिया की है कंपनी, लेकिन उसकी जो सब्सिडरीज हैं वो इंडिया में भी है और बाहर भी है, ठीक है। इट ऑल्सो हैड एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, उसके एसोसिएट्स भी हैं और जॉइंट वेंचर्स भी हैं। फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी for the year 31st March 2021, the company's management requested its foreign subsidiary based out of Italy to provide its stand-alone financial statement। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं सारे सब्सिडरी को ऐड करके, तो उन्होंने फॉरेन सब्सिडरी को रिक्वेस्ट किया कि भैया तुम अपना अकेले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। Now the Italian subsidiary company prepares its financial statement in the local language of the country। अब जो इटली में जो सब्सिडरी कंपनी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तो दिया, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बना के दिया जो कि इटली की लैंग्वेज है, एंड द सेम इज प्रोवाइडेड। और वही उसने इंडियन पेरेंट कंपनी को एज ए अनऑडिटेड, एज द ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाई इटालियन सब्सिडरी कंपनी, तो भाई इटालियन सब्सिडरी के लिए तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो उसने अनऑडिटेड ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया अपनी इटालियन की लोकल लैंग्वेज में। नाउ प्लीज एडवाइस हाउ द इंडियन पेरेंट शुड डील विद दिस फाइनेंस। अब इंडियन पेरेंट कंपनी क्या करेगी, उसको तो पहले कन्वर्ट करेगी इंग्लिश में, अपने वेबसाइट पे डालेगी और कुछ डेविएशंस है उसके बारे में बताएगी। तो देखो आंसर है वंदना लिमिटेड वुड हैव टू गेट द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इटालियन सब्सिडरी कंपनी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली है ना इटली कंपनी से, इटली की सब्सिडरी कंपनी से, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड ऑल्सो गेट दोज अलाइंड एज पर इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। और अकाउंटिंग पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए। Now further, as per the requirement of Section 137 of the Companies Act, Vandana Limited would need to file such unaudited financial statement of Italian subsidiary company along with the declaration to this effect that with a translated company of financial statement in English। अब कंपनी को, वंदना लिमिटेड को, जो उसकी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सब्सिडरी कंपनी की, उसी को फाइल करना होगा, उसी और डिक्लेरेशन के साथ में कि हमने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। Now further, the format of accounts of Italian subsidiary company should be as far as possible in accordance with the Companies Act 2023। जो फॉर्मेट होना चाहिए सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल्स का, वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हो। इन केस दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या डेविएशन है फॉर्मेट ना होने की वजह से। कुछ अमाउंट में तो फॉर्म अलग नहीं है, किसी अकाउंट में कोई ज़्यादा डेविएशन है, डिफरेंसेस है फॉर्मेट सेम ना होने से, तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 74 इलस्ट्रेशन नंबर 12। द AGM ऑफ आर लिमिटेड फॉर लेइंग द एनुअल अकाउंट्स देयर एट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 वाज नॉट हेल्ड। AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की थी जिसमें एनुअल अकाउंट को देना था वो हुई ही नहीं, AGM हुई ही नहीं जिसमें एनुअल अकाउंट प्लेस ही नहीं किया गया, एनुअल अकाउंट पर डिस्कशन ही नहीं हुई। नाउ व्हाट रेमेडीज अवेलेबल विद द कंपनी रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 137 फॉर फाइलिंग ऑफ द कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब बताइए कौन से रेमेडी अवेलेबल है, कौन से तरीके अवेलेबल हैं जिससे कंपनी बच सके और कंपनी कंप्लायंस को पूरा कर सके। मीटिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल कर सके, क्योंकि हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा कि मीटिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स तुम फाइल नहीं करोगे। नाउ इन द प्रेजेंट केस तो AGM वॉज नॉट हेल्ड, इट आउट टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर। इस केस में AGM हुई नहीं, और AGM कब तक होनी चाहिए थी, 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए थी। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको ये करना होगा, मतलब फाइल करनी होगी। नाउ देयरफॉर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 137 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू द अटैच अंडर दिस एक्ट ड्यूली साइंड अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्ट एंड रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द AGM। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको साइन किया हुआ होना चाहिए, रीजन बताओ क्यों नहीं मीटिंग हुई है, और इसके साथ जिस दिन होनी चाहिए थी ना वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर 30 days of the last date before which AGM should have been held। जिस दिन होनी चाहिए थी मीटिंग वहाँ वो क्या है, वो 30 सितंबर है, तो वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी एक एडिशनल फीस के साथ फाइल कर देगी डॉक्यूमेंट्स। मीटिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, ठीक है।
अब हम आ गए हैं पेज नंबर 75 और इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कि पहले के इलस्ट्रेशन की कंटिन्यूएशन है। विल इट मेक एनी डिफरेंस इन केस एनुअल अकाउंट्स वर ड्यूली लेट बिफोर द एजीएम हेल्ड ऑन 27 सितंबर द सेम वर नॉट अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर? क्या इसमें कोई डिफरेंस होगा कि मीटिंग तो हुई और मीटिंग में एजीएम में एनुअल अकाउंट्स भी मतलब दिखाया गया, डिस्कशन हुई, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अडॉप्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या करें? नाउ सिंस द एजीएम हैज बीन हेल्ड, एजीएम टाइमली हो गया 27 सितंबर को, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं किया गया उसके अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नाउ तो जो अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जिसे शेयर होल्डर ने अडॉप्ट नहीं किया, वही फाइल कर दो रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर, एंड रजिस्ट्रार शैल टेक देम इन रिकॉर्ड। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में इसको प्रोविजनल मान लेगा till the financial statements are filed with him after its adoption in the adjourned AGM for this purpose। तब तक उसको प्रोविजनल मानता रहेगा जब तक adjourned AGM में इसको अडॉप्ट ना कर लिया जाए। फाइल तो आपको करना ही है, फाइलिंग से नहीं बच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी कवर कर लिया। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 78 और लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, इलस्ट्रेशन नंबर 14। नाउ परफेक्ट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। परफेक्ट लिमिटेड क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रही है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एंड हैड इट्स हेड ऑफिस एट कर्नाटका, और उनका हेड ऑफिस कहाँ है? कर्नाटका में। नाउ द कंपनीज ऑपरेशन आर स्प्रेड आउट अक्रॉस इंडिया। जो कंपनी का ऑपरेशन है पूरे इंडिया में। द कंपनी अपॉइंटेड अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का अपॉइंट किया है, एंड कंपनी LLP एज इट्स इंटरनल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया 31 मार्च 2023 के लिए। हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द कंपनी इज प्लानिंग टू हैव एन इन हाउस इंटरनल ऑडिट सिस्टम। 23-24 के लिए वो चाहते हैं कि इन हाउस इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए कमेंसरेट विद इट्स साइज एंड ऑपरेशन। मतलब जो भी कंपनी का ऑपरेशंस हैं और जितनी वॉल्यूम में वो काम करते हैं इसके लिए। नाउ इफ द कंपनी डज that then it is a planning not to continue with NN Company LLP as its internal। अब ऐसा कंपनी प्लान करती है तो NN Company LLP के साथ वो एज इंटरनल ऑडिटर वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो आंसर, इन द गिवन सिचुएशन इफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज फाइन एज पर इट्स साइज एंड ऑपरेशन देन इट मे डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू। अगर कंपनी के टर्नओवर और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा लगता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शंस कंपनी खुद ही अच्छे से कर सकती है, तो ऐसे केस में कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वो NN Company LLP के साथ कंटिन्यू ना करे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 9 के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए हैं, एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टेस्ट योर नॉलेज में है और डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।